नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी कि दावों में कितना दम है। जी हाँ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद 4 लोकसभा चुनाव हुए और 2009 में कांग्रेस को 29 में से 12 सीट मिली थी। लेकिन इसके बाद कभी 4 सीट तो कभी 2 और 2019 में तो महज 1 सीट छिंदवाड़ा ही कांग्रेस के हत्थे आई है। यानी सिर्फ एक चुनाव को छोड़ दे तो कांग्रेस 3 चुनाव में 5 सीटें तक नहीं जीत पाई है। लेकिन अब कमलनाथ दावा कर रहे हैं कि पार्टी को 13 सीटों पर जीत मिल सकती है। लेकिन उनके इस दावे की वजह क्या है और कमलनाथ के दावे में कितना दम है, ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कमलनाथ का दावा 13 सीटों पर कब्जा होगा, लेकिन कांग्रेस की तैयारी कम। नाथ के दावे में कितना दम। हाशिए पर चल रहे कमलनाथ प्रदेश में 13 सीटें जीतने के दावे के बाद सुर्खियों में आ गए हैं। लेकिन उनके इस दावे में दम कितना है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पूरी कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा के स्वागत और सत्कार में लगी है, जबकि बीजेपी हर एक लेयर पर तैयारियों के मामले में उससे कई ज्यादा आगे दिख रही है। बीजेपी ने अपनी पहली सूची भी जारी कर दी। बूथ स्तर तक बीजेपी के कई अभियान चल रहे हैं, फिर चाहे बात गांव चलो अभियान की करें या फिर हितग्राहियों से जनसंपर्क की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता वोटर्स के बीच पहुंच रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की ना तो लिस्ट जारी हुई, ना ही कोई अभियान ऐसा दिखा जो सीधे जनता से जुड़ा हो। ऐसे में कमलनाथ के कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह क्या है, वो ही जाने। कि हमारी कम से कम 12 से 13 सीटें आनी चाहिए। मैंने भी कई जगह बात करी है। मैंने कई जगह पहले मैं दौरा करता ही था, अभी भी करूँगा। और ये जो हवाबाजी है, ये माहौल बनाने की बात है, ये हर राजनीतिक दल करती है, पर इसमें बीजेपी माहिर है कि आप माहौल बनाओ। गौर करें तो कमलनाथ की 13 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। वही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और पार्टी का कोई अन्य नेता ये दावा नहीं कर पा रहा कि वो कितनी सीटें मध्य प्रदेश में ला पाएंगे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी की यात्रा के दौरान भी कमलनाथ और राहुल के बीच दूरी बनी रही है। एक गाड़ी में भी राहुल के पास जीतू और दिग्विजय बैठे दिखे, लेकिन कमलनाथ को जगह नहीं मिली। हालांकि कमलनाथ की कॉन्फिडेंस पर अब बीजेपी चुटकी ले रही है। बीजेपी कह रही है कि कमलनाथ की गलतफहमी जल्द ही दूर हो जाएगी। कमलनाथ जी, दिवा स्वप्न देखना आप कब बंद करेंगे? आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश में आप 13 सीटें जीतेंगे। आपको मध्य प्रदेश में 13 तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं। आज आपके कुछ कार्यकर्ताओं ने छिंदवाड़ा में पोस्टर लगा रखा है कि आप भावी मुख्यमंत्री होने वाले हैं। तो दरअसल दिवा स्वप्न में जीना बंद करिए और एक बात को समझ लीजिए कि इस तरह की जो टिप्पणियां और बयान आते हैं तो जनता ऐसा समझती है कि कोई नशे में या नींद में बात। कमलनाथ के दावे पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद 2009 ऐसा एक चुनाव था जब कांग्रेस को 29 में से 12 सीटें मिली थी, लेकिन 2004, 14 और 19 के लोकसभा चुनाव में वो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सकी। और अब मोदी लहर मध्य प्रदेश के साथ देश भर में चल रही है। ऐसे में कमलनाथ का कॉन्फिडेंस सवालों के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकसे और प्रभु पटेरिया। वो स्वागत है खिलावन जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। और हाल के 2 दशक के नतीजे देखें मध्य प्रदेश में, जब 1 दशक मनमोहन सिंह का भी शासन था, तब भी कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 13 सीटें नहीं जीती थी। पिछला जो अच्छा प्रदर्शन था 2009 का, तब भी उसने 12 सीटें जीती थी। बीजेपी ने 16 और 1 सीट बीएसपी को मिली थी। और अब कमलनाथ, जिनकी खुद की सीट छिंदवाड़ा को लेकर खुद कांग्रेसी आशंकित हैं कि वो सीट किसके खाते में जाएगी, उसके बाद अगर कमलनाथ 13 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं तो इसके पीछे आपको आधार क्या नजर आ रहा है, या केवल सुर्खियां बटोरने का प्रयास? देखिए मनोज जी, लंबे समय से बीजेपी जो है प्रयास लगातार कर रही है कि किसी भी तरह से
क्लीन स्वीप कर दे और 29 सीट जीत लें। और उनके प्रयास भी, बीजेपी के जो प्रयास चल रहे हैं वो आपसे हमसे किसी से भी छुट्टी नहीं है। लगातार फील्ड पर, लगातार मैदान पर उनके कार्यक्रम चल रहे हैं। लगातार वो कोई न कोई ऐसे काम कर रहे हैं जिससे जनता से सीधा जुड़ सके, मतदाता से सीधा जुड़ सके। कार्यकर्ताओं में भी उत्साह लगातार बढ़ा हुआ है, लगातार, बल्कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है। और चुनावी फील्ड में भी भाजपा लगातार जो है कांग्रेस से आगे बढ़त बनाई हुई दिखाई देती है, जहाँ चाहे वो प्रत्याशियों की घोषणा के मामले में हो, चाहे और फील्ड में तैयारियों के मामले में हो। अभी घर घर चलो अभियान चल रहा है, खत्म ही नहीं हुआ है कि अब लाभार्थियों से मिलने, योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संपर्क करने का जो प्रयास शुरू हुआ है वो भी चालू हो गया है। इस बीच कांग्रेस जिस तरह से सिर्फ बयानबाजी पर ज्यादा ध्यान दे रही है, अभी तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है और कल समाप्त हो जाएगी वो यात्रा। उसके बाद संभवतः चुनावी फील्ड में आएंगे लोग। लेकिन कई महीने से जो हम देख रहे हैं चुनाव, चाहे चाहे विधानसभा के चुनाव हारने के बाद की परिस्थितियां हो, लगातार प्रयास करना चाहिए। उन प्रयास में काफी कमी दिखाई दे रही है। ऐसे में कमलनाथ जैसे बड़े नेता का बयान कि हम इस बार जो है 12-13 सीट जीत लेंगे, तो मुझे लगता है कि एक कोरी बयानबाजी है जिसमें प्रयास नाम मात्र भी शामिल नहीं है। ऐसा कोई प्रयास नहीं दिखता कि कांग्रेस जो है पूरे मध्य प्रदेश में 29 में से 12-13 सीट जीत जाए। ऐसी संभावना कम ही दिखाई देती है। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के बयानबाजी को छोड़ करके फील्ड में अपने आप को मजबूत करने का काम यदि कांग्रेस करे, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस नेताओं को भी बयानबाजी में को जो है लोग स्वीकार करना शुरू कर देंगे और बेहतर पोजीशन में जो है 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बेहतर पोजीशन में दिखाई दे सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है किसी भी सूरत में 12-13 सीट का दावा जो है स्वीकार के योग्य नहीं है। जी तो प्रभु जी, लेकिन 2008 हम बात करें, 2003 के चुनाव के लिए 1998 के बाद जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस का 2018 में रहा। लेकिन उसके भी 6 महीने के अंतराल में जो चुनाव हुए उसमें भी कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे दिग्गजों ने सीट गंवा दी, दिग्विजय सिंह हार गए। एकमात्र कमलनाथ की छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस बचा पाई थी। और अब जबकि कांग्रेस 2003 के प्रदर्शन के आसपास पहुंच गई है, जब बीजेपी ने 173 जीती थी, अब 163 सीटें, कांग्रेस 66 सीटों के साथ सिमटी हुई है। उसके बाद ये दम्भ भरना, और अगर विधानसभा के नतीजों को भी मान लिया जाए तो 5 सीटों पर उनकी बढ़त थी और 5 ऐसी थी जहाँ कांटे का मुकाबला था। अगर इनको भी प्लस कर दिया जाए तो 10 सीटें होती हैं। ये देखिए मनोज जी, विधानसभा के नतीजे और लोकसभा के नतीजों में अंतर होता है। हमने इसी मध्य प्रदेश में देखा है कि जब 2003 में भारी बहुमत से प्रदेश में जो है बीजेपी की सरकार बनाई थी प्रदेश के मतदाताओं ने, यही हाल छत्तीसगढ़ में भी था, राजस्थान में भी था। लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुए उसी के बाद तो वो जो है यूपीए के पक्ष में गया था मामला। उस तरीके से समर्थन नहीं मिल पाया था जैसा कि राज्य के चुनाव में मिला था। तो ये मतदाता, लेकिन तब भी 25 सीटें एमपी में थी बीजेपी की। तो ये मतदाता जो है लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अलग अलग फैक्टर पे काम करता है। राज्य में वो अपने हितों की बात को देखता है, लोकसभा का चुनाव होता है तो देश के मामले में विचार करके वो वोट करता है। ये चीज़ें हमने देखी हैं। यदि हम 2014 और 2019 के नतीजों को भी देखते हैं लोकसभा चुनाव के, तो उसमें सर्जिकल स्ट्राइक का फैक्टर, पुलवामा के बाद जो एयर स्ट्राइक हुई, वो उसका एक बड़ा योगदान इस पूरे मामले में दिखाई देता है। और एक हिंदुत्व की जो लहर बीजेपी ने चलाई थी लगातार, तो कहीं ना कहीं उसका असर दिखाई देता है, जो बीजेपी को लोकसभा चुनाव में इतने बड़े पैमाने पे वोट मिला। मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व तो इस बीच में है ही है। तो ये तमाम फैक्टर के साथ इसमें बीजेपी को समर्थन मिलता हुआ दिखाई दिया। लेकिन इस बार भी यदि हम देखते हैं कि हिंदुत्व की लहर, राम मंदिर के जरिए बीजेपी सवार है उस लहर पर, लेकिन मध्य प्रदेश में जो बीजेपी ने या छत्तीसगढ़ में या बाकी जगह पर बीजेपी ने जो उम्मीदवार उतारे हैं, तो आप ये देखिए कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के जो उम्मीदवारों का चयन का पैमाना उनने बनाया था, उनने कोई चुनाव समिति की प्रदेश में बैठक नहीं की, उनने प्रदेश की कोई लिस्टों को नहीं माना, कोई सिफारिशों को नहीं माना, प्रदेश के नेताओं को उनने अपनी दिल्ली से अपनी जो भी सर्वे वो था उसके आधार पर कैंडिडेट उतार दिए।
लोकसभा चुनाव जब आया, जबकि परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं, बिल्कुल आपकी सरकारें हैं राज्यों में, अभी अभी आप चुनाव जीते हैं, उसके बावजूद उम्मीदवारों को चयन का पैमाना बड़ा टाइट रखा गया। आप कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं। बीजेपी जो परिवारवाद की बात कर रही है, परिवारवाद को लेकर तमाम दलों को कोसती है कि उनके परिवार के लोगों को, एक ही परिवार के लोगों को टिकट दिया जाता है, जिसने विधानसभा चुनाव में प्रदेश के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे का टिकट काट दिया, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय को विधानसभा चुनाव लड़ाना था। प्रहलाद पटेल के पूर्व मंत्री भाई का टिकट काट दिया, जो 3-4 बार के विधायक थे, क्योंकि प्रहलाद रह चुके थे। हाँ, मंत्री रह चुके थे, क्योंकि प्रहलाद पटेल को विधानसभा का चुनाव लड़ाना था। परिवारवाद को लेकर इतनी सख्त जो पार्टी थी, उस पार्टी ने पैनल में नाम नहीं आने के बावजूद, पार्टी ने जो वहाँ से रायशुमारी की, उस रायशुमारी में कहीं जिक्र न होने के बावजूद आपने रतलाम झाबुआ सीट से एक मंत्री की पत्नी को टिकट दे दिया। बिल्कुल, कहीं कोई पार्टी में वो नहीं है। तो इसका मतलब है कि बीजेपी को जो कमलनाथ जो दावा कर रहे हैं, आप ये देखिए कमलनाथ का दावे की टाइमिंग देखिए। कमलनाथ ये दावा तब कर रहे हैं जब बीजेपी प्रदेश की 24 सीट डिक्लेयर कर चुकी है, जब कमलनाथ को दिख रहा है कि मुरैना जैसी टफ सीट पर शिव मंगल सिंह तोमर को उतारा गया है, जो कि एक कमजोर कैंडिडेट माने जा सकते हैं बीजेपी के लिहाज से। नरेंद्र सिंह तोमर जितना उनका कद नहीं है, 3-4 चुनाव हार चुके हैं वहीं दिमनी से वो, तो उस तरीके के नेता को वहाँ पर टिकट दिया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर नेता नागर सिंह चौहान को टिकट दिया गया है, सिंह कुशवाहा ग्वालियर। बिल्कुल। तो ये जो समीकरण है, वो जो चीजें दिख रही हैं कांग्रेस को, कमलनाथ चूंकि लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, प्रदेश की नस नस से वाकिफ हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको संभावना दिख रही है। और यदि हम अभी 23 के चुनाव को देखते हैं तो 10 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस को यदि देखें लोकसभा क्षेत्र वाइज, तो कांग्रेस मुकाबले में आती हुई दिखाई दे रही, कहीं 5-5 की बराबरी पे है, कहीं 5-4 है, कहीं 6-4 है। तो इस तरीके से कांग्रेस कहीं ना कहीं मुकाबले में दिखाई देती है 10 लोकसभा क्षेत्रों में। यदि वो जोर लगाती है तो जो कमलनाथ कह रहे हैं 12 नहीं 6 तो वो जीत ही सकती है, यदि पार्टी पूरी मेहनत से चुनाव लड़ती है, पूरी ताकत लड़ाती। कोई गुना का भी मामला यदि हम यहाँ पर देखते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े फेस हैं, ये माना जाता था सिंधिया परिवार कभी चुनाव नहीं हारता है, लेकिन एक व्यक्ति ने जो कि उन्हीं के साथ पहले काम कर चुका है, उसने जो है पिछले चुनाव में सिंधिया को हरा दिया। वहाँ जातिगत समीकरण, यादव समीकरण ज्यादा फैक्टर प्रभावी है वहाँ पर। आपको नहीं लगता उसमें केपी यादव के योगदान की जगह मोदी लहर का ज्यादा योगदान था? नहीं, मोदी लहर तो थी और एक वो इस परिवर्तन की बयार भी थी, क्योंकि केपी यादव के जरिए वहाँ की जनता को एक चेहरा वहाँ पर मिल चुका है। 5 साल वहाँ की जनता ने, आप याद सोचिए कि किसी व्यक्ति को रोज खाने में थोड़ा थोड़ा मीठा खिलाया जाए, जैसे गुजराती खाना है, उसमें हर खाने में मिठाई होती है, थोड़ा थोड़ा उसमें मीठापन होता है, और यदि उस व्यक्ति को यदि पंजाब का खाना खिला दिया जाए, एक आध बार स्वाद लग जाए, तो फिर उसको स्वाद बदल जाता है उसका। तो गुना की जनता ने एक बार स्वाद बदल के देख चुका है गैर सिंधिया का अभी हाल में, तो हो सकता है कि वो मुकाबले में फिर आ जाएं यदि वो केपी यादव चुनाव लड़ते हैं, या भीतरघात का खतरा पार्टी से हो सकता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा वहां पर हो सकता है जो कि गुना पे भी लेकर डावाडोल स्थिति हो सकती है। इसी मध्य प्रदेश की 29 में से 14 सीटें ऐसी है जो 2-2 दशक से वही वहाँ की जनता वही एक टेस्ट कर रही है, चाहे वो इंदौर की बात कर लें या बाकी कई, भोपाल की हम बात कर लें कि सुशील चंद्र वर्मा जैसे ब्यूरोक्रेट यहाँ 4-4, 5-5 चुनाव जीत लेते हैं। कैंडिडेट बदलते रहे मनोज जी, पार्टी वही रही, ये अलग बात है, क्योंकि वहाँ का नेचर ऐसा था, कैंडिडेट बदलते रहे। यहाँ तो एक ही परिवार की सल्तनत चलती रही, महाराज बोला जाता रहा। तो देखिए वहाँ की जनता ने बदलाव किया एक बार, तो कहीं ना कहीं वो कमलनाथ को शायद वो भी एक संभावना वहाँ पर दिखाई दे रही है। शायद ग्वालियर ने भी दे दिया था कि सिंधिया जब लीड 20,000 पे आ गई थी तो फिर वो गुना शिफ्ट हो गए थे। बिल्कुल। लेकिन विजय जी आंकड़े अपनी जगह हैं, लेकिन जो जमीन पर अगर बात करें कि एक तरफ कांग्रेस और बीजेपी ने कैंडिडेट घोषित कर दिए, हमने विधानसभा में भी देखा था, इसका उनको फायदा मिला था। हम देखें उनकी तैयारी, बूथ तक, गाँव तक रात्रि विश्राम की बात हो, हितग्राही सम्मेलन हो, हितग्राहियों से सीधा सम्मान हो, जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स है उसका ट्रांसफ़र हो, वो सब समय से पहले करती जा रही पार्टी, क्योंकि ये भरोसा नहीं है कि 10 मार्च के बाद कभी आचार संहिता लग सकती है। ऐसा में लग रहा है कि कांग्रेस में जो कमलनाथ दावा कर रहे हैं वो जमीन पे कहीं नजर आएगा। देखिए जी, दावों का क्या है, दावा तो एक मनोवैज्ञानिक तरीके से अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश भी होती है। तो आप देखिए कांग्रेस जिस तरह से निराशा के दौर में है, कांग्रेस को वोट क्यों दे आज की तारीख में आदमी? यदि इस पर विचार करें, यदि पब्लिक के हिसाब से, हम वोटर के हिसाब से यदि विचार करें, तो क्यों वोट दे? क्या
कोई ऐसा खाका उन्होंने तैयार किया, कोई ऐसा लेकिन बावजूद नेतृत्व उसके सामने भी तैयार उनको किया? विधानसभा में 40% वोट मिलता है। 40% मिले हैं, लेकिन वोट ये उनका वोट बैंक है, चलिए 40% मिले, लेकिन जीत के लिए तो आपको उतना ही चाहिए ना। हार जीत तो एक एक दो दो वोट से भी होती है। तो यदि 13 आप जीतने का दावा कर रहे हैं तो दावे का आधार निश्चित तौर पर हो सकता है और पार्टियों को करना भी चाहिए। दावे का आधार ये भी हो सकता है कि उनको विधानसभा में जिस तरह से लोकसभा क्षेत्रों में बहुमत मिला है, जीत की, तो वो एक संकेत होते हैं। और हमने देखा आंकड़ों की बाजीगरी किस तरह से की जाती है अपने फेवर में, चाहे वो मनोवैज्ञानिक रूप से अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का हो या जनता में ये बताने का हो कि देखिए हम यहाँ जीत रहे हैं, कि इतनी लोकसभा सीटों पर हमें बीजेपी से ज्यादा वोट मिले हैं, हमारे यहाँ से विधायक हैं। इसी आधार पर तो छिंदवाड़ा पर ज्यादा फोकस कर रही बीजेपी। कहीं ना कहीं ये बीजेपी को भी लगता है ना कि तमाम विधायक उनके हैं उस क्षेत्र में, महापौर उनका है, तो हमको जीतने में ताकत लगाना पड़ती है, तो वोटर उनके हैं ना मनोज जी। तो इसी तरह से यदि कांग्रेस ये दावा कर रही कि हम 10 से 13 सीटें जीत सकते हैं, तो जो पटेरिया जी ने बताया वो दावा हो सकता है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि 2018 में किस तरह से विधानसभा को बहुमत मिला कांग्रेस को और लोकसभा में बीजेपी को मिला। चलो मध्य प्रदेश के हम छोड़ दें, कांटे का मुकाबला था। राजस्थान को उदाहरण पर ले सकते हैं, छत्तीसगढ़ को ले सकते हैं, अन्य राज्यों को ले सकते हैं, उत्तर प्रदेश को ले सकते हैं। तो आप देखिए किस तरह से बीजेपी को बढ़त मिली है। तो लोकसभा में मतदाता इतना समझदार हो गया है कि वो केंद्र में किसको देखना चाहता है, राज्य में किसको देखना चाहता है, ये तय कर लेता है। हम तो ये भी देखते हैं कि नगर निगम में वो एक पार्टी को चुनता है, विधायक दूसरी पार्टी का चुन लेता है, क्योंकि वहाँ व्यक्तिगत आधार पर आपका जुड़ाव रहता है। विधानसभा में विधायक कठिन मान सकते हैं हम कि चुनाव होता है, लोकसभा में एक नेतृत्व काम करता है। जो मोदी लहर है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मामला है, 2 बड़े मुद्दे हो गए। इसके ऊपर से हम देखते हैं कि कांग्रेस किन मुद्दों पर बात कर रही है। आज जय श्री राम का मामला एक तरह से आ गया है, उसी तरह से जैसे चौकीदार चोर है। एक दिन पहले लालू यादव से लेकर अखिलेश यादव तक तमाम जो एनडी गठबंधन है वो कह रहे हैं मोदी के परिवार पर हमला कर रहे हैं। तो जिस तरह से रणनीति से काम करती है बीजेपी, चाहे वो उम्मीदवार घोषित करने की बात हो, चाहे मुद्दों की बात हो, चाहे विपक्ष के बयानों को तोड़ मरोड़ कर या अपने फेवर में किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें वो रणनीतिक रूप से माहिर है। तो इसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस क्या आपको लग रहा है कि रणनीति के मामले में आगे निश्चित तौर पर पीछे दिख रही है, उम्मीदवार घोषित करने के मामले में पीछे, मुद्दों से भटक जाती है। असल मुद्दों की जगह वो ऐसा लगता है कि गेम में फंस जाती है बीजेपी की पिच पर जाकर खेलने लगती है और मात खा जाती है। एक चौकीदार चोर भी मामला था, इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक भी थी। और जब देश में पूरा 400 सीटों का टारगेट लेके जब विपक्ष में जिस तरह से भगदड़ मची हुई है, कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, तो ये जनता को एक मैसेज देने के मनोवैज्ञानिक तरीके से भी बीजेपी उन पर भारी पड़ती दिख रही है कि देखिए हम तो जीत चुके हैं, इनके नेता भाग रहे हैं। नीतीश कुमार के भागने से एक तरह से बिहार उन्होंने मजबूत कर लिया। अन्य राज्यों में भी वो जिस तरह से बढ़त बना रहे हैं मनोवैज्ञानिक तरीके से 400 का लक्ष्य देकर, तो मुझे लगता है कि कमलनाथ ने भी एक तरह से ये दाव चल दिया कि मध्य प्रदेश में 13 सीट जीत रहे हैं। जिस तरह से उनकी एक तरह से निष्ठा पर सवालिया निशान लग रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो दावा करके ये जताना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हालात ठीक है। तो खिलावन जी केवल दावे से हालात ठीक हो जाएंगे, क्योंकि खुद जो ब्रजेश ने कहा, कमलनाथ के बारे में भी शंका है कि वो अभी तक कांग्रेस में रहेंगे या नहीं, या ये कहा जा रहा था कि वो पलायन इसलिए करना चाह रहे थे बेटे नकुल नाथ सहित कि उनकी सीट खतरे में है। दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं, जीतू पटवारी मना कर चुके हैं, विवेक तनखा है, अजय सिंह है, लंबी फहरिस्त है। तो इसके बाद अगर 13 सीटें जीतेंगे तो 13 चेहरे भी तो कम से कम ऐसे हो जाएं कि जो दमदार हों, जो जनता के बीच जाके लड़ लें कि ये 13 वो लोग हैं जो ढंग से चुनाव लड़ना चाहते हैं, कम मजबूत नेता है, टक्कर देना चाहते हैं। क्योंकि कैंडिडेट तो आपको 28 उतारना, खजुराहो तो आपने समाजवादी पार्टी को दे ही दी है। देखिए, जिस तरह से छिंदवाड़ा में बीजेपी की तैयारियां चल रही हैं, तो मुझे लगता है कि बीजेपी जो है, जो लक्ष्य लेके चल रही है क्लीन स्वीप करने की, उसके करीब पहुंचने का प्रयास है। अभी प्रत्याशी की भले घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे कांग्रेस में लगभग तय है कि नकुल नाथ ही चुनाव लड़ेंगे, तो बीजेपी भी कोई ऐसा कैंडिडेट जो उतारेगी जो वहां बराबरी का मुकाबला कर सके। एक बार जब सुंदरलाल पटवा को वहां से उतारा गया था, तो वो कमलनाथ को हरा के चुनाव जीत गए थे। एक उदाहरण है हमारे पास, लंबे समय बाद कैसा हुआ था वहां। तो मुझे लगता है यदि बीजेपी इस तरह के कोई प्रयास करेगी तो निश्चित रूप से उसमें सफलता मिल भी सकती है बीजेपी को, और कांग्रेस को वो सीट भी खोना पड़ सकता है यदि ये वर्तमान तैयारियां जिस तरह से कांग्रेस की है, बहुत धीमी गति से चल रही है, बहुत मैदानी स्तर पर कोई तैयारी का अभाव नहीं है। चुनावी रणनीति बनाई जा रही है बीजेपी की तरफ से, लेकिन कांग्रेस में चुनावी रणनीति को लेकर के भी कोई बहुत महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया जा रहा है। जहां तक मुद्दों का सवाल है, यदि हम
मैदान में तैर रहे या चुनावी माहौल में तैर रहे मुद्दों को ध्यान में दे, तो चाहे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो धार्मिक भावना का आधार जो है बीजेपी का सदैव से रहा है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस ने एक तरह से, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने जिस तरह से वहां नहीं जाने का निर्णय लिया, उससे भी बहुत अंतर आया है। और जिस तरह से मैदान छोड़ के कांग्रेस को त्याग के बीजेपी की ओर जाने लगे हैं, पूरे देश में एक ट्रेंड चल गया है, खासतौर पर उत्तर भारत के राज्यों में। तो मुझे लगता है ये सब जो है कांग्रेस के लिए घातक है। और बीजेपी जो नारा दे रही है लगातार इस बार 370 के पार, तो मुझे लगता है उस पे सफलता मिल सकती है यदि यही स्थिति रही कांग्रेस की। तो देखिए, सब तरफ से पिछड़ रही कांग्रेस, चाहे वो प्रत्याशी घोषणा की दृष्टि से हो। 24 प्रत्याशी की घोषणा बीजेपी कर चुकी मध्य प्रदेश में। हम मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी में भी कोई नाम जो है केंद्र को भेजा नहीं है इस तरह का, कि जिस पर केंद्र जो है वो अंतिम निर्णय केंद्र डर है ना कि भेज दिए, नाम ओपन हो गए तो वो कैंडिडेट हमारा रहे कि नहीं रहे। कोई जगत बहादुर सिंह अन्नू का उदाहरण सामने जबलपुर में उदाहरण हुए हैं। दिग्विजय सिंह बोल चुके ना, उनका तो गुनाह से घोषित कर ही सकते हैं, उन पर भी भरोसा नहीं है क्या? बिल्कुल, लेकिन वो तो खुद पहले कह चुके कि उनका राज्यसभा का कार्यकाल 2026 तक है। लेकिन प्रभु जी, अगर प्रदेश अध्यक्ष के नाते घोषणा करते कि जीतू पटवारी, तो उनकी बात में दम लगता है। क्योंकि कमलनाथ को तो हमने देख लिया कि ऐसे ही दावा 2019 में किया था उन्होंने लोकसभा में। इसके बाद हमने देखा कि 2023 के विधानसभा में बिल्कुल एक तरह से उन्होंने कहा सरकार बनी गई है, मंत्रिमंडल का गठन हो गया था, तारीख बता दी थी उनके बेटे ने तो कि शपथ ग्रहण 7 दिसंबर को होगा, कहाँ होगा ये तक बता दिया था, लोगों को निमंत्रण दे दिया था। तो आज 2024 में जो परिस्थितियां हैं उसमें कमलनाथ के दावे पे कोई यकीन करेगा, चाहे वो कांग्रेस ही क्यों ना हो? देखिए मनोज जी, कमलनाथ के अलावा कि प्रदेश के किसी भी नेता ने ये फिगर नहीं दिया। इसके पहले कांग्रेस के तमाम नेता कहते रहे कि हो सकता है हम 5-6 सीटें जीत जाएं। दिग्विजय सिंह से लेकर तमाम नेताओं का ये कहना था। कांग्रेस के लिए यथास्थिति में जो भी कांग्रेस की स्थिति है अभी, वो इसलिए है कि कांग्रेस को खोना कुछ नहीं है। 1 सीट है उनके पास, और वो भी ऐसा सातों सात वहाँ जीत गए। कमलनाथ के नाम पर वहाँ चुनाव होता है, तो निश्चित तौर पर उसको लेकर आश्वस्त है। बीजेपी को संकट है कि दोबारा भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर लग गए। बीजेपी को दिक्कत है कि उनको 1 सीट भी कम हो जाती है तो उनका जो 370 का टारगेट है या 400 पार का टारगेट है, उस पर असर पड़ता है। कांग्रेस तो एक के अलावा 2 भी जीत जाती है, छिंदवाड़ा के अलावा 1 सीट भी, तो कांग्रेस प्लस है। कांग्रेस तो फायदे में ही है, क्योंकि उसने कोई ऐसा टारगेट सेट नहीं किया कि उसको 370 नहीं चाहिए, उसको 400 नहीं चाहिए, उसको 200 भी नहीं चाहिए। कांग्रेस को तो केवल एक लड़ाई लड़ रही है वो तमाम दलों को इंडिया गठबंधन बना के, तो वो अपनी लड़ाई लड़ती चली जाए। ये भी उपलब्धि होगी मतलब इस हिसाब से। हाँ, तो कांग्रेस के लिए तो 2 भी उपलब्धि है, 3 भी उपलब्धि है। 5-6 जीत गई तो आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस को तो ऐसा लगेगा कि चांद पे उनने मकान बना लिया है। तो इस तरीके की स्थिति मध्य प्रदेश में हो सकती है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की बुरी स्थिति नहीं है प्रदेश में, क्योंकि 40% वोट बैंक तो अभी उनके पास था ही। अब यदि थोड़ी बहुत ऊंच नीच कहीं पर हो जाती है, कहीं मुद्दों को या कैंडिडेट को लेकर, तो कांग्रेस प्लस हो सकती है। 1 सीट भी उनकी बढ़ गई तो उनके लिए खुशी की बात होगी। ये भी तो हो सकता है ना प्रभु जी, कि हो सकता है छिंदवाड़ा हार जाए, कोई दूसरी सीट अलीराजपुर की हम सोच रहे हैं कि यदि वो जीत जाए, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि वो जो छिंदवाड़ा के जो नाम है, जिस तरीके से अभी भी बीजेपी ने छिंदवाड़ा का उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं किया है, तो इसका मतलब है, आप याद कीजिए बीजेपी को विधानसभा चुनाव में सबसे पहले हारवी सीटों पे उन्होंने उम्मीदवार डिक्लेयर किए थे। छिंदवाड़ा को लेकर बीजेपी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक बहुत पहले हो चुकी थी हारवी सीट के नाते, लेकिन उन्होंने उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं किया। हो सकता है अभी भी उनको उम्मीद हो कि वो जो रास्ता दिखा था आता हुआ, जो भगवा झंडा लहराया था और फिर गायब हो गया था, वो फिर से लहरा सकता है। तो उस बहाने उनको छिंदवाड़ा जीत जाएंगे, क्योंकि बीजेपी को जीतना है तो फिर बीजेपी को जीतना है। ये इनके प्रकार, वो चाहे वो कैंडिडेट ही बीजेपी में आ जाए, चाहे जो भी स्थिति हो जाए, क्योंकि बीजेपी जीतना है ठान लिया तो वो जीत कर ही मानती है। कोई और उसके लिए सारे इफेक्ट करती है। कोई एकदम विषम परिस्थिति हो, न पूरी मेहनत के बाद ना जीत पाए, तो वो स्थिति अलग है। लेकिन बीजेपी ने यदि ठान लिया छिंदवाड़ा, तो हो सकता है नकुलनाथ ही बीजेपी से लड़ जाए, तो ये भी स्थिति वहां पर हो सकती है। नकुलनाथ कांग्रेस लड़े, बीजेपी उस सीट जीत जाए, तो इस जोर अजमाइश में हो सकता है बगल की मंडला सीट वो हार जाए, क्योंकि फग्गन सिंह कुलस्ते वो चेहरा है जो लगातार हार चुके हैं।
एक बार लोकसभा ही पहले हार चुके, उनके भाई हार चुके विधानसभा का, फिर वो खुद ही मंत्री रहते हुए मंडला जिले से निवास विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव हार गए। तो हो सकता है मंडला गंवा दे, हो सकता है कोई और सीट गंवा दे। तो ये स्थितियां हो सकती हैं, चुनाव है, कुछ भी नहीं कह सकते। इस बार वैसा नहीं है कि आपने एयर स्ट्राइक कर दिया। राम मंदिर का मुद्दा बहुत लंबे समय से चल रहा था, पूर्ण हो चुका है, अब उसको लेकर संघर्ष की स्थिति नहीं है। एक स्थिति यह है कि राम मंदिर बनना था, बन गया, तो लेकिन उसको देखना होगा आदिवासी क्षेत्रों में वो कितना असर करता है। और उसको इंडिया को तो राहुल गांधी खुद जिंदा रखे, वो कह रहे हैं कि मोबाइल में राम राम देखते रहोगे तो पेट नहीं भरेगा, तो शायद उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन हम इस कार्यक्रम को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय बस इतना ही था। बहुत धन्यवाद खिलावन जी। तो निश्चित तौर पर कमलनाथ के दावे अपनी जगह हैं और उन दावों में कितना दम है ये भी कांग्रेसियों ने भी देखा, प्रदेश की जनता ने भी देखा है। सवाल यही है कि इस दावे के पीछे जो दम अगर दिख भी रहा है तो वो किस कारणों से, क्या कांग्रेस ने जैसे कोई कैंडिडेट मैदान में उतारने का प्रयास कर लिया है या ज़मीन पे उतनी कोई तगड़ी तैयारी कर ली है? क्योंकि जीतू पटवारी तो ना कहते नज़र आ रहे हैं ना करते नज़र आ रहे हैं। अब वो कौन सा फार्मूला है जिसके तहत कमलनाथ कांग्रेस को 13 सीटें दिला रहे हैं, ये तो शायद वक्त आने पर इसका जवाब वही दे पाएंगे या फिर लोकसभा चुनाव के नतीजे इस पर ज़्यादा अच्छे से प्रकाश डाल पाएंगे। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।